आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 11th फिजिक्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आपके कल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या है कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमें निकालना है एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर जो गुरुत्व त्वरण का जो मान होता है कितना होता है आप लोगों को बताना है। तो पृथ्वी पर इसका वैल्यू होता है जी बराबर होता है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर बी, यहाँ पर क्या है देखिए कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर इसका जो होता है ना रिलेशन कुछ इस प्रकार से होता है, इसका जो एक्सप्रेशन होता है कुछ ऐसा होता है, जी बराबर होता है जी एम ई बटा आर ई। देखिए यहाँ पर ई जो है ना, यहाँ पर ई अर्थ को डिनोट कर रहा है। जैसे एम ई, एम माने तो हो गया मास, तो एम ई माने हो गया मास ऑफ अर्थ, और आर माने होता है रेडियस। तो यहाँ पर ये तो आर ई बराबर हो गया यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। इसको भी आप लोग नोट डाउन करिए। आगे यहाँ पर क्या दिया है देख लीजिए। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन में जो सी है क्या है कि राइट एनी वन फैक्टर ड्यू टू व्हिच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज, यानी गुरुत्व त्वरण को प्रभावित करने वाले किसी एक कारक को लिखें कि किसके चलते यहाँ पर ये मतलब क्या होता है, ये क्या होता है यहाँ पर जैसे कि बोल रहा है यहाँ पर जो चेंज होता है, ठीक है, ग्रेविटी चेंजेज। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किसके चलते चेंज होता है। तो यहाँ पर मैंने दो चीज लिख दिया है, एक हो गया शेप ऑफ अर्थ, अर्थ का जो शेप है इसके चलते, और हाइट एंड डेप्थ फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये हो जाएगा दो। यहाँ पर आपको एक ही लिखना था, लेकिन यहाँ पर मैंने आप लोगों को दोनों बता दिया। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे चलिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, कैसे बनाइएगा देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है कि ए स्ट्रिंग ऑफ मास 2.5 kg, ठीक है, यहाँ पर कोई एक स्ट्रिंग है जिसका मास यहाँ पर 2.5 kg इज अंडर ए टेंशन ऑफ यहाँ पर 200 न्यूटन, यहाँ पर टेंशन भी दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज 20 मीटर। यहाँ पर इसका जो जैसे हम लोग इसको जैसे खींच रहे हैं ना, तो इसका जो यहाँ पर लेंथ जो स्ट्रेच्ड हो रहा है कितना हो रहा है, 20 मीटर यहाँ पर हो रहा है। इफ ए ट्रांसवर्स जर्क is stuck at one end of the string, how long does the distance take to reach the other end। यानी यहाँ पर हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है। ठीक है, कितना टाइम लेगा, कितना टाइम लेगा यानी समय कितना लेगा, यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो देखिए ध्यान से, स्ट्रिंग यहाँ पर हमारे पास कोई इस प्रकार से एक स्ट्रिंग है, और यहाँ पर देखिए नीचे तरफ क्या है 2.5 kg, यहाँ पर कितना है इसका, यहाँ पर मास का कोई एक मतलब यहाँ पर लटका हुआ है। इसको खींच रहे हैं तो यहाँ पर 20 मीटर लंबा ये खींचा जा रहा है, और यहाँ पर टेंशन भी दिया हुआ है जो टी है यहाँ पर 200 न्यूटन का है। कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए कैसे किस प्रकार से क्या करिएगा देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर हमें निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम, तो देखिए टाइम निकालना है तो आप एक फॉर्मूला पढ़ें, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, यानी कि लेंथ अपॉन स्पीड हो जाएगा। लेंथ अपॉन स्पीड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमें भी निकालना होगा, ये भी निकालना होगा, और लेंथ हमें यहाँ पर दिया हुआ ही है 20 मीटर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे लेंथ में तो 20 मीटर हो ही जाएगा, खाली यहाँ पर चाल निकालिए, आप लोगों का काम बन जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। भी निकालते हैं। भी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर होता है टी अपॉन म्यू होता है। क्या होता है, टी अपॉन म्यू होता है, और म्यू बराबर होता है एम बटा एल। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया, और टी माने यहाँ पर टेंशन है, तो ये एल ऊपर जाएगा तो टी गुना एल बटा एम हो जाएगा। तो टी यानी कि टेंशन, टेंशन कितना 200 है, तो हमने 200 रख दिया। एल 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 यानी कि यहाँ पर लेंथ, लेंथ कितना है 20 मीटर है, तो हमने 20 रख दिया। एम यानी कि मास यानी कि द्रव्यमान कितना 2.5, तो हमने 2.5 रख दिया। अब यहाँ पॉइंट पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पर ये 25 बन गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पर 200, यहाँ पर 20 दाएं 200, 200 200 मिला तो 200 बाहर आ जाएगा, और 25 का बराबर कितना 5 हो जाएगा, तो 200 बटा 5 काट देंगे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। 40 मीटर प्रति सेकंड आ गया। कितना आ गया, ये हमारा भी आ गया। भी कितना आ गया, 40 मीटर प्रति सेकंड आ गया। और यहाँ पर हमारा टाइम का जो फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ अपन स्पीड हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 ऊपर में, और स्पीड कितना है 40 है, तो 40 लिख देंगे। 20 एक 20, 20 दूनी 40 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 सेकंड, ये हमारा राइट उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की चलते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में 10 क्या है कि ए बॉडी ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग एग्जीक्यूट्स SHM, prove that total energy remains conserved
ड्यूरिंग इट्स मोशन, यानी बोल रहा क्वेश्चन में कि एक m द्रव्यमान का पिंड एक स्प्रिंग से लटकते हुए सरल आवर्ती गति करता है, यानी ये SHM मोशन में है। सिद्ध करें कि इस गति में कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, यानी यहाँ पर जो टोटल एनर्जी जो हमारा हो जाएगा, टोटल एनर्जी जो हो जाएगा ये हमारा कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो हम लोग यहाँ पर जो टोटल एनर्जी जो यहाँ पर फाइंड करेंगे, तो टोटल एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा सबसे पहले, फिर हमें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी निकालना पड़ेगा, और ये जो दोनों का जो सम होगा, यानी दोनों का जो यहाँ पर टोटल यहाँ पर योगफल होगा, यही होगा हमारा टोटल एनर्जी। तो हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी निकालेंगे और काइनेटिक एनर्जी भी निकालेंगे, यानी कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों निकालने वाले हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एक स्प्रिंग है, तो इस प्रकार से ये हमारा एक स्प्रिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले हमारा स्प्रिंग यहाँ तक था, फिर हमने यहाँ पर क्या किया, स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच दिया, यानी यहाँ पर x तक खींच दिया, तो x तक खींच दिया, थोड़ा हमारा ये नीचे आ गया, और यहाँ पर ये जो k आप लोग देख पा रहे हैं ये हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि लेट मास m इज अटैच्ड विथ ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k। यहाँ पर ये जो स्प्रिंग आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर m मास यहाँ पर ये अटैच्ड है, देख सकते हैं, और यहाँ पर k जो है क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। लेट एनी इंस्टेंट स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय x। यहाँ पर देखिए पहले हमारे यहाँ तक स्प्रिंग था, इसको हमने x इस प्रकार से यहाँ पर x तक हमने इसको खींच दिया है। एंड वेलोसिटी ऑफ मास m इज, देखिए यहाँ पर v का जो मतलब फॉर्मूला हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहाँ पर ये जो है ना, ये इसको आप लोग w नहीं बोलिएगा, बोलिए ये है हमारा ओमेगा, कुछ इस प्रकार से होता है, इसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं। तो ये हमारा ओमेगा हो गया, इसको अभी आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही काम का चीज है। आगे चलते हैं, सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं, फिर हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यहाँ पर U भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 kx स्क्वायर, यानी k, यानी यहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट है, यानी जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, हमने उसको लिखा, और x स्क्वायर यानी जो हमने यहाँ पर जो हमने स्ट्रेच जितना देर तक किया था, इससे हमने x हमने स्ट्रेच किया था, तो यहाँ पर x का स्क्वायर हो गया। और देखिए k बराबर, यानी जो ये हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, k बराबर होता है m होता है, और ये ओमेगा स्क्वायर होता है, m ओमेगा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, यानी k के बदले में m ओमेगा स्क्वायर रख दिया, और x स्क्वायर का x स्क्वायर, ये हो गया समीकरण नंबर 1। और जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है, आपको पता होगा सूत्र 1/2 mv स्क्वायर होता है, तो 1/2 का 1/2 m का m हो गया, और v स्क्वायर यानी देखिए यहाँ पर ओमेगा है, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर क्या करते हैं, टोटल एनर्जी निकालना है, यानी इसको और इसको हम लोग जोड़ देंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दे रहे हैं, यानी TE यानी कि टोटल एनर्जी बराबर T बराबर क्या हो जाएगा, U प्लस K। ठीक है, U प्लस K बोला जाए तो यहाँ पर जो आपका ये वाला जो है ना, एक आपका जो ये वाला है जो है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे, और जो काइनेटिक एनर्जी है इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया है, ये है हमारा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर ब्रैकेट में है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है, देख लीजिए। फिर चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, और किस प्रकार से क्या करना है आप लोगों को देख लीजिए, बहुत ही सिंपल होने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा। अब तो यार ये जो था जैसा था वैसे हमने उतार दिया, अब इसको एक बार इसके साथ गुना किया तो ये a स्क्वायर के साथ चिपक जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये x स्क्वायर से चिपक जाएगा। अब देखिए ये x स्क्वायर वाला है, ये भी x स्क्वायर वाला, ये प्लस वाला माइनस है, तो ये वाला हमारा कट जाएगा, खत्म हो गया, बचा ये वाला, तो ये वाला बचा, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ गया। टोटल एनर्जी क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग SHM के टाइम क्या हो रहा है, जहाँ पर टोटल एनर्जी हो रहा है क्या है, रिमेन्स क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट हमारा आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए अगला जो प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। क्या है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, एंटीसेप्टिक्स हैव लो सरफेस टेंशन व्हाई। जो हमारा एंटीसेप्टिक्स होता है, ठीक है, उसका लो सरफेस टेंशन होता है, क्यों होता है, तो ड्यू टू लो सरफेस टेंशन ऑफ एंटीसेप्टिक इट कैन स्प्रेड इजिली ओवर बॉडी स्प्रेस। ये क्या हो सकता है, ये अच्छे तरीके से स्प्रेड हो सकता है हमारे बॉडी पे, इसलिए इसका क्या होता है, लो सरफेस टेंशन होता है। यहाँ पर बी नंबर में क्या कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन, एक नंबर में है कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, तो इससे क्या होगा, यह डिक्रीज होगा, और सरफेस टेंशन से भी क्या होगा, इसमें भी हमारा डिक्रीज ही होगा। नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 जो दिया गया है, क्या दिया गया आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया गया है कि स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑन इट्स बेसिस एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन टू मोलर क्या स्पेसिफिक हीट फॉर ए गैस। ठीक है, देखिए हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सबसे पहले इसको बताना होगा। तो जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, ये होता है हमारा डेल क्यू बराबर डी यू प्लस
डेल डब्ल्यू। डेल बोलिए डी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पर डी क्यू ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू ऐसे भी लिखिएगा, तब भी आपका गलती नहीं होगा। यहाँ पर ये जो क्यू है ना, क्यू माने हो जाएगा हीट हो जाएगा। ये जो डी यू है इसका माने हो जाएगा इंटरनल एनर्जी, और ये जो डब्ल्यू है इसका माने हो जाएगा वर्क डन। और यही जो है चीज़ आप लोग देख पा रहे हैं, यही चीज़ को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ये हमारा थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट लॉ होता है। और वही चीज़ को यहाँ पर मैंने लिख दिया, देख लीजिए क्या है कि हमारा यहाँ पर जो ये जो हीट है ये क्या है, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के योग के बराबर है। यानी जो हमारा हीट होगा, जो डी क्यू होगा, यह हमारा इंटरनल एनर्जी यानी कि डी यू और वर्क डन यानी कि डेल्टा डब्ल्यू, इन दोनों के सम के बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पर अगर देखें तो यहाँ पर जो डी क्यू बराबर जो हो जाएगा म्यू हो जाएगा सी पी डी टी, डी यू बराबर हो जाएगा म्यू सी भी डी टी, एंड जो डी डब्ल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा पी डी वी हो जाएगा, यानी कि म्यू आर डी टी हो जाएगा। देखिए पी डी वी, ठीक है, एक्चुअली में पी भी होता है, पी भी बराबर होता है म्यू आर टी होता है। तो पी डी वी रहने से क्या हो जाएगा, म्यू का म्यू आर का और टी का क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब जैसे हमको पता है कि डी क्यू बराबर क्या होता है, डी डब्ल्यू प्लस डी यू, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब एक एक करके वैल्यू पुट करिए। जैसे यहाँ पर डी क्यू है, डी क्यू क्या है, यहाँ पर क्या हो गया म्यू सी पी डी टी, तो म्यू सी पी डी टी हो गया। डी डब्ल्यू क्या है, यहाँ पर म्यू सी पी डी टी, तो यहाँ पर डी डब्ल्यू, ठीक है, यहाँ पर डी डब्ल्यू है ना, डी डब्ल्यू देखिए ये वाला रहा आपका डी डब्ल्यू, एक सेकंड, देखिए यहाँ पर डी डब्ल्यू है, तो डी डब्ल्यू आपका ये वाला रहा म्यू आर डी टी, तो म्यू आर डी टी हमने लिखा। और डी यू आपका ये वाला है, डी यू आपका ये वाला है, तो म्यू सी बी डी टी, तो म्यू सी बी डी टी हो गया। अब देखिए अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें म्यू, इसमें भी इसमें म्यू, तो म्यू 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 खत्म, इसमें भी डी, इसमें भी डी, इसमें भी डी खत्म, इसमें भी टी, इसमें भी टी, इसमें भी टी खत्म। तो बचा सी पी, यहाँ पर आर और यहाँ पर सी बी, तो सी पी आर सी बी, सी बी को इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और देखिए यहाँ पर ये जो आया है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इसी को बोला जाता है मायर्स फार्मूला, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास यहाँ पर क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया गया है कि व्हाई ए गैस इज कूल्ड व्हेन एक्सपेंडेड, यानी प्रसार होने पर गैस ठंडा क्यों हो जाता है। तो देख लीजिए इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, क्यों ठंडा हो जाता है एक्सपेंडेड होने के बाद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ठीक है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन के समय क्या होता है कि द गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड, ठीक है। यहाँ पर गैस को क्या करता है, अलाउ करता है एक्सपेंड होने के लिए। क्विकली वर्क इज डन बाय द गैस ड्यूरिंग इट्स एक्सपेंशन, और जब यहाँ पर गैस का एक्सपेंशन होता है तो उस टाइम वर्क डन यानी कि काम होता है। और देखिए जब यहाँ पर काम होता है ना, तो काम करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी जो होता है दिया जाता है, जिसके चलते जो इंटरनल एनर्जी होता है ये डिक्रीज हो जाता है। तो हमें लिखा कि सो इट्स इंटरनल एनर्जी क्या है, डिक्रीजेज एज हीट कांट बी इंटर द सेम सिस्टम फॉर द सराउंडिंग्स द टेम्परेचर ऑफ गैस फॉल्स, जिसके चलते क्या होता है, यहाँ पर जो इसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या, गैस का जो टेम्परेचर होता है धीरे धीरे फॉल्स यानी कि गिरते जाता है। फिर आगे चलिए अगला जो प्रश्न है हमारे पास, आप लोग देख सकते हैं अगला प्रश्न हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बी आप लोग देख लीजिए क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर बी क्या है कि एयर प्रेशर इन कार टायर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज ड्यूरिंग ड्राइविंग। देखिए जिस टाइम ड्राइविंग किया जाता है उस टाइम गाड़ी का जो टायर होता है उसके अंदर हवा का जो प्रेशर होता है वह इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है, यहाँ पर हमें बताना है। देखिए बात बहुत सिंपल है, जिस टाइम हम लोग ड्राइव करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो टायर जो होता है ना, टायर का जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। और आप लोगों ने चार्ल्स लॉ पढ़ा होगा कि जो हमारा पी होता है वो क्या होता है, टी का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका माने क्या हो गया, देखिए चार्ल्स लॉ क्या कहता है, अगर पी इंक्रीज करेगा तो टी भी इंक्रीज करेगा, और अगर पी डिक्रीज करेगा तो टी भी हमारा डिक्रीज करेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हमारा टी इंक्रीज करेगा तो पी भी इंक्रीज करेगा, और अगर टी डिक्रीज करेगा तो हमारा पी भी डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को क्या बताया, जिस टाइम हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो उस टाइम जो मतलब टायर का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। आप लोग देखिए बहुत ही हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। गाड़ी चलाते होंगे उस टाइम टायर को आप लोग छू के देखिएगा, ठीक है, वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने का मतलब क्या, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा ना तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा ही, यानी कि प्रेशर भी इंक्रीज होगा। वही चीज को यहाँ पर मैंने एकदम सिंपल तरीके से लिख दिया है, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। देख लीजिए मैंने क्या लिखा है कि ड्यू टू फ्रिक्शन माने घर्षण के चलते एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड टू द एयर इनसाइड टायर एंड हिंस इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज। जो टेम्परेचर होता है इंक्रीज कर जाता है,
फॉर चार्ल्स लॉ सिंस द वॉल्यूम ऑफ द टायर, क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है ना टायर का, ये हमारा कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और जो हमारा चार्ल्स लॉ है क्या है, पी क्या होता है, टी के समानुपाती होता है। एंड दस प्रेशर ऑफ गैस इन द टायर इंक्रीजेज, मतलब इसका जो प्रेशर होता है वह इंक्रीज कर जाता है। आगे चलिए यहाँ पर जो हमें सी नंबर में दिया गया है, जो क्वेश्चन दिया गया आप लोग देख सकते हैं सी नंबर वाला क्या है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। तो सी नंबर में हमें दिया गया है कि नेम द thermodynamics process during which temperature of the system remains constant। तो कब कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा आप लोग लिख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा आप लोगों का प्यारा सा सुंदर सा उत्तर, आइसोथर्मल प्रोसेस इसका करेक्ट उत्तर होगा यहाँ पर, ये सी वाला का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए यहाँ पर हमें 3 चीज दिया गया है, ए, बी और सी। एक है आपका इलास्टिसिटी, एक है आपका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और एक आपका इलास्टिक लिमिट। तो ये तीनों को हमें यहाँ पर मतलब परिभाषित करना है, इसका डेफिनेशन देना है। देखिए पहला है हमारा इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी माने होता क्या है, देखिए कोई भी हमारा मेटेरियल हो, मतलब कोई भी हमारे जैसे कि मेटेरियल हो या फिर कोई मेटल हो, ठीक है, तो इसमें एक गुण होता है, क्या गुण होता है, जिसके माने चले अगर हम लोग स्प्रिंग का ही बात कर लें, स्प्रिंग का, तो जिसे हम लोग स्प्रिंग को खींचते हैं ना, तो हमें लगता क्या है कि वो भी हमें खींच रहा है, मतलब वो खींच इसीलिए रहा है, मतलब वो चाहता है कि जो उसका शेप है, उसका जो साइज है वो चेंज होने नहीं देना चाहता है। तो वही बात होता है यहाँ पर, ये जो प्रॉपर्टी होता है इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो हमने लिख दिया है कि इलास्टिसिटी इज दैट प्रॉपर्टी of a material of a body by virtue of which it opposes any change in its shape or size when deforming forces are applied on it। मतलब देखिए इलास्टिसिटी क्या एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का, जब हम लोग उसमें क्या करते हैं कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या चाहता है, वो मतलब ये नहीं चाहता है कि उसका जो शेप है और साइज है वो चेंज हो। इसी को बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे हम लोग इलास्टिसिटी। तो देखिए क्वेश्चन बी क्या है कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो समझिए यहाँ पर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब होता क्या है। जैसे कि मान के चलिए हमारे पास कोई एक स्प्रिंग है, अब जैसे हम लोग इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो इसका लेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है, और जैसे हम लोग फोर्स को छोड़ेंगे तो इसका लेंथ फिर से क्या होता है, घट जाता है। अब मान के चलिए क्या होगा, इसको हम लोग बहुत ही अधिक मात्रा में खींच देंगे और ये एक ऐसे पोजीशन पर मतलब पहुंच जाएगा जिसमें क्या होगा, अगर हम लोग फोर्स को हटा भी देंगे ना तो इसका लेंथ क्या होगा, बढ़ते रहेगा, यानी कि बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर यही जो चीज होता है इसी को बोला जाता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बी नंबर का आंसर लिख दिया है। क्या है इसका आंसर कि इट इज द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए मेटेलिक मटेरियल बियॉन्ड व्हिच द मेटल और एलॉय विल क्या है, इलोंगेट अपॉन रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब जब हम लोग इसमें फोर्स को हटा भी लेते हैं ना तो इसका जो लेंथ होता है, लेंथ जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा जो टेंसाइल, ये जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है इसका डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर सी है, देख लीजिए क्या है कि इलास्टिक लिमिट क्या होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर इलास्टिक लिमिट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट इज द वैल्यू ऑफ applied force beyond which the materials या फिर body does not come back to its original shape when the applied force is reduced। देखिए यहाँ पर इलास्टिक लिमिट मतलब ये क्या है, एक मतलब जैसे कि लिमिट पॉइंट है, एक लिमिट पॉइंट है, मतलब एक ऐसे मतलब स्थान पर वो पहुंच जाएगा। जैसे कि मान के चलिए हमारे पास क्या है, मान के चलिए कोई भी एक मटेरियल है, ठीक, कोई भी एक मटेरियल है मान के चलिए, या फिर कोई भी एक बॉडी है, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग फोर्स लगा रहे हैं और इसको खींच रहे हैं, इसको फोर्स लगा रहे हैं और खींच रहे हैं। जैसे थोड़ा सा फोर्स लगाया, खींच दिया तो फिर वो ओरिजिनल शेप में चला गया। जैसे स्प्रिंग का ही बात कर लीजिए, स्प्रिंग का ही हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचेंगे तो जैसे खींचेंगे तो ये थोड़ा मतलब खींचा जाएगा, और जैसे छोड़ देंगे तो ओरिजिनल शेप में चला जाएगा, मतलब जैसा था वो वैसा हो जाएगा, ठीक है। फिर से अगर इसको हम लोग थोड़ा और खींचेंगे तो ये फिर से थोड़ा खींचा जाएगा, फिर जैसे हम लोग फोर्स को छोड़ देंगे तो अपने ओरिजिनल शेप में चला जाएगा। अब मान के चलिए इसको हमने पूरा खींच दिया, पूरा जोर से खींच दिया, इस केस में क्या होता है, ये जो है ना ये अपने ओरिजिनल शेप पे वापस नहीं जा पाता है, और इसी को बोला जाता है इलास्टिक लिमिट। आप चाहे तो मतलब रबर से भी आप समझ सकते हैं। जैसे मान के चलिए ये हमारे एक रबर हो गया, ये हमारा रबर हो गया। अब रबर को मान के चलिए इसको बीच से काट दीजिए, इसको आप खींचिए, थोड़ा सा खींचेंगे, छोड़ देंगे, अपने ओरिजिनल शेप पे आएगा, फिर थोड़ा खींचेंगे, छोड़ देंगे तो ओरिजिनल शेप पे आएगा। अब पूरा जोर से अगर हम उसको खींच देंगे तो ओरिजिनल शेप पे नहीं आ पाएगा, या फिर वो टूट भी सकता है। तो ये हो जाएगा इलास्टिक लिमिट का हमारा डेफिनेशन। तो चलिए आज का वीडियो हमारा यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।